बार लगता था कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस हैं मेरी ज़िंदगी में, कि जो मैं चाहती हूँ खुल के वो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि जब बड़े होते हैं घर में तो उनके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था बच्चों की लाइफ में, मतलब छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करना मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी इसकी। बेटा है मेरा, उसको मैं कुछ ऐसी बोल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि क्या बात थी, लेकिन मैं उसको टोका किसी बात पे, तो उसने मुझको बोला कि मम्मी आपकी ना सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। ध्यान में आने के बाद ये सारे चेंजेस आए कि अगर हम हमारी लाइफ में जो भी सामने से आ रहा है उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी खुशी, ऐसा नहीं है कि हम रोते हुए उसको एक्सेप्ट करें, तो वो नहीं है, उसको खुशी खुशी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम किसी को ब्लेम भी नहीं करेंगे। पूर्णिमा ध्यान करके उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और वो हमारे आगे काम आती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि हर महीने जो पूर्णिमा आती है वो हमें ये याद दिलाने के लिए ही आती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक खास मेहमान को लेकर आए हैं जो एक न्यूक्लियर फैमिली से शादी के बाद संयुक्त परिवार में गई और कैसे अपने जीवन को उन्होंने वक्त के साथ ढाल लिया सहजता से, और उनका स्वभाव सदैव शांत और खुश रहने वाला है। हम स्वागत करते हैं रुचि गुप्ता जी का। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार पीएमसी हिंदी चैनल का कि उन्होंने मुझे अपने शो के लिए आमंत्रित किया। रुचि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी यात्रा बचपन में कैसी निकली? बचपन मेरा ऐसा था कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। हम मम्मी पापा और 4 भाई बहन हैं हम। मैं सबसे छोटी थी परिवार में, तो मुझे बहुत सबका लाड प्यार बहुत मिलता था और बहुत ही एक मैं डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल और हंसी खुशी के साथ अपने सारे काम करती थी। कभी किसी से कोई मुझसे तेज़ आवाज़ में बोलता था तो मुझे मतलब मैं थोड़ा घबरा जाती थी और ऐसे ही मैं किसी से नहीं बोल सकती थी। तो ऐसा मेरा स्वभाव था बचपन से। और जो घर का हमारा माहौल था कि मम्मी को देखा कि एक पूजा पाठ का माहौल, सारा एटमॉस्फेयर वही था हमारे घर का, मंदिर जाना और व्रत करने ये सब था। तो जैसा देखा वही हमारा भी वही माइंडसेट बन गया और मम्मी भी बोलती थी करने के लिए कि यही करो। वो अच्छा भी लगता था और उसमें मतलब बहुत संतुष्टि भी मिलती थी। तो ऐसा बस बचपन में ये सब हमारा था। तो आपको पूजा पाठ में आनंद आता था? हाँ, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि हाँ, मजबूरी है और नहीं, आपको करना है? बिल्कुल भी बहुत नहीं, आनंद बहुत आता अच्छा लगता था। तो आपने अपने पूजा पाठ से, अपने परिवार से जो भी गुण लिए, सहनशीलता के, खुश रहने के, और आपको हमेशा सबने लाड प्यार से पाला, तो आगे आप बड़े होते गए तो आपका जीवन कैसा रहा स्कूल में? या जैसे आप कह रहे हैं आपके स्वभाव में कि आपको कोई गुस्सा कर देता था तो आप डर जाती थी, तो क्या आपको जीवन में इसका कुछ असर हुआ आगे? हाँ, एक्चुअली क्या था कि जैसे थोड़ा हमारे पापा की नेचर थी, वो थोड़ा गुस्से वाले थे, तो मम्मी को देखा था हमेशा कि थोड़ा वो भी डरती थी कि किसी काम के लिए कोई उनको देर नहीं होनी चाहिए। तो वही एक फ़ियर मेरे अंदर भी एक शुरू से था, शादी के बाद भी वो रहा कि जैसे जब पहले फादर को देखा था, उसके बाद फादर इन लॉ थे, तो उनसे भी एक वही चीज़ लगती थी कि डर, एक चीज़ होता है ना कि बड़ों का, वो हमेशा ही रहा मेरे अंदर। आप इसी डर के साथ आगे आए? हाँ जी। और आपका इसका एक्सपीरियंस, आपके जो फियर का एक्सपीरियंस था, क्या आपको कभी स्कूल में
या कॉलेजेस में अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या? हाँ नहीं, उसमें तो मेरे को कभी ऐसे कुछ नहीं, सब उसमें कुछ नहीं उसमें फ़र्क पड़ा। वो सब तो लाइफ बहुत इजीली, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैंने अपना एक और कोर्स भी किया, फिर वो करते करते शादी हो गई। शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली मिली मुझे, जो एक बिल्कुल अलग माहौल था शादी से पहले का और बाद का। तो शादी में जब आप जॉइंट फैमिली में गए, हाँ, तो वहाँ पे आप छोटी थी कि बड़ी थी? वहाँ भी मैं छोटी थी, वहाँ सब बड़े थे। मेरे जेठ सास ससुर और जेठ जेठानी, उनके बच्चे, तो वहाँ मैं छोटी थी। पहले भी छोटी थी, बाद में भी छोटी थी। पहले की छोटी में और बाद की छोटी में क्या अंतर था? उसमें ये अंतर है कि बिफोर मैरिज होता है कि छोटे हैं तो सबका मतलब एक प्यार मिलता है, आप फ्री रहते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती छोटे होने में। लेकिन शादी के बाद अगर छोटे होते हैं तो बड़ों के लिए करने मतलब थोड़ा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लगती हैं कि हाँ बड़े हैं सब मेरे से, मैं छोटी हूँ। तो आप जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली से थी और जॉइंट परिवार में आ गई, तो आपने अपने जीवन को कैसे ढाला? बस माहौल एक्चुअली वही था, जैसे हम शादी के बाद भी मैं वही करती रही जैसे पहले था। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ऐसा लगता था कि बस यही लाइफ है। एक्चुअली जब तक ध्यान में मैं आई नहीं थी, तो ध्यान में आई मैं 2010 में मैं ध्यान में आई। उससे पहले तो वो सब ऐसे ही चल रही थी लाइफ, जैसे एक सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ होती है। शादी हो गई, थोड़े टाइम बाद बच्चे हो गए, उनको सब देखना, और इन लॉज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी रहती थी। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था, कोई ख़ास उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट मतलब वो नहीं था। हाँ कभी कभी हाँ जॉइंट फैमिली होने की वजह से मैं मतलब मुझे कई बार लगता था कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस हैं मेरी ज़िंदगी में, कि जो मैं चाहती हूँ खुल के वो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि जब बड़े होते हैं घर में तो उनके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं हम निभा सकते उसमें। तो बस मुझे कई बार मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाती थी, और आदत ऐसी थी कि किसी से कहने का बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मतलब कई बार मैं रोती भी बहुत थी उसके लिए, लेकिन अकेले में हमेशा, कि जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं मिल पा रहा मुझे। कहीं भी कुछ भी काम करना है तो उसके लिए पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी। तो वो चीज़ कभी कभी बहुत अखरती थी ज़िंदगी में। ये सब ध्यान में आने से पहले की बात है। पहले की बात है। तो जीवन में आपका ध्यान क्यों आया? क्या ज़रूरत थी आपको ध्यान की? मुझे कभी ज़रूरत नहीं थी ध्यान की, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी एक्चुअली। हमारे घर के पास ही शास्त्री सर ने सेंटर खोला था, हमने सुना भी था कि पिरामिड मेडिटेशन सेंटर खुला हुआ है, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई जाने की। मतलब एक वर्ड सुना था कि ध्यान होता है, तो मेरी तो ये सोच थी कि हमारे लिए तो है ही नहीं, ध्यान तो बड़ी उम्र में किया जाता है, जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तब ध्यान करना होता है। हमें तो अभी टाइम भी नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है इसकी। तो मैं ध्यान में आई 2010 में। एक दिन मदर इन लॉ गई थी, उनको कोई ले गया, तो उन्होंने आकर बताया मेरे को कि कल तुम भी जाना, बहुत अच्छा है, खुला पिरामिड वगैरह लगे हुए, कल तुम भी होकर आना। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुझे क्यों कह रही हैं, पता नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी आप जाओ ना, हमें क्यों जाना है। तो लेकिन फिर भी जब उन्होंने बोला तो मना नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अगले दिन मैं गई, तो बस मैं वहाँ आधा घंटे बैठी ध्यान में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कोई कनेक्शन है मेरा। पत्री सर की आवाज़ में वहाँ एक म्यूज़िक, फ्लूट म्यूज़िक उनका चलता है, वो चला हुआ था, तो मुझे उनकी आवाज़ से ही इतना ज़बरदस्त कनेक्शन फ़ील हुआ कि मैं आधा घंटे बैठ गई। और बस उसके बाद फिर जब मैं उठी तो शास्त्री सर ने मुझसे पूछा मैडम कैसा लगा। मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। और फिर नेक्स्ट डे से बस मैंने रोज़ ही जाना शुरू कर दिया। ऐसे मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। तो ध्यान जब आपने शुरू कर दिया
क्योंकि आपको सपोर्ट तो मिल ही गई थी जब आप हाँ आपकी बिल्कुल, सास वो ने जाती आपको थी, भेज हाँ दिया था, हाँ तो फिर बिल्कुल तो कोई बिल्कुल, सपोर्ट का बात ही हाँ नहीं थी। हाँ तो ध्यान आप करती रही। तो ध्यान से आप में अपने में कुछ आपको फील हुआ क्या, कुछ हाँ परिवर्तन लगा क्या? हाँ। शुरू में क्या होता था कि जब मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे कोई विज़न नहीं आते थे, बल्कि मुझे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो मुझे लगता था कि ये मतलब ये तो ठीक नहीं है, मतलब औरों का सुनते थे तो किसी को सब अपनी अपनी बताते हैं कि इतने मुझे विजन्स आते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं तो नहीं, मेरा ठीक हो रहा। तो कई बार लगता था कि छोड़ दूँ क्या, नहीं करूँ तो लेकिन फिर करीब 3-4 महीने बाद ही पत्री सर को जब तक देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम वो दिल्ली आए थे, तो उनसे मैंने पूछा, डरते डरते सर से पूछते हुए, पहले डर लगता था, तो मैंने पूछा, सर मुझे तो ना बहुत थॉट्स आते हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट ध्यान नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहो, आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। तो ये सुन के फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब मैं कोशिश मेरी तब से जारी है, और तब से अब तक तो बहुत परिवर्तन आ चुका है मेरी यात्रा में। तो आपकी इस यात्रा में क्या आपके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं? हाँ मैम, बिल्कुल, हमारे सभी सदस्य घर के धीरे धीरे सभी ध्यान में आ गए, एक एक करके सभी जाने लगे, बच्चे भी बड़े भी। तो एक घर का माहौल इतना अच्छा बन गया, क्योंकि जब एक परिवार में सभी एक रास्ते पर चलने लगते हैं तो नेचुरली सबकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी एक जैसा ही हो जाता है, और हमें ध्यान करते हुए देखकर सब बदलने लगते हैं, घर के लोग भी। सारा माहौल बहुत अच्छा हो गया था घर का। तो आपके बच्चे भी ध्यान करते हैं? मेरे बच्चे करते हैं, मेरा बेटा नहीं करता, मेरी डॉटर करती है, मेरे हस्बैंड नहीं करते। शुरू में किया उन्होंने कुछ दिन, लेकिन उनको बल्कि एक्सपीरियंस होते थे, बट वो पता नहीं घबरा गए या डर गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ध्यान, तुम करो। वो मुझे कभी मना नहीं करते, बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई इवेंट होता है तो ज़रूर आते हैं, बट रेगुलर बेसिस पर वो ध्यान नहीं करते हैं। तो आपको कभी ऐसा अंदर से नहीं लगता कि नहीं, इनको भी ध्यान करना चाहिए, और क्यों नहीं करते हैं? कभी ऐसे आपका लगता था, शुरू में बहुत लगता था, जब तक हमें पता नहीं था। जब पत्री सर ने या सब सीनियर मास्टर्स ने बोला कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, जब जिसका टाइम आएगा सब अपने आप आएंगे ध्यान में, तो तब से मैंने छोड़ दिया। वरना मैं शुरू में काफ़ी उनको भी बोलती थी, सबको, कि तुम लोग भी करा करो, या ये क्यों नहीं करते। तो अब मैं नहीं, कभी उनको फोर्स नहीं करती हूँ ध्यान करने के लिए। आपके जीवन के अंदर जैसे आपके बच्चे थे, और आप उनको कैसे ट्रीट करते थे? क्या समझते थे कि बच्चों के साथ हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? ध्यान से आने से पहले की बात कर रही। यस, मेरा ध्यान में आने से पहले मैं इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था बच्चों की लाइफ में, मतलब छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करना, मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी उसकी। तो एक दिन कैसी कुछ था, मैं अपने बेटा है मेरा, उसको मैं कुछ ऐसी बोल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि क्या बात थी, लेकिन मैं उसको टोका किसी बात पे, तो उसने मुझको बोला कि मम्मी आपकी ना सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तो उस दिन मुझे सुन के लगा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे उस टाइम एकदम से मेरा चेंज हुआ, और मैंने कहा कि अब मैं इनकी हर एक बात में, छोटी छोटी बातों में मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगी। और जैसे कि पत्री सर भी बोलते हैं कि नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स। ध्यान में आने के बाद ये सारे चेंजेस आए कि अगर हम हमारी लाइफ में जो भी सामने से आ रहा है उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी खुशी, ऐसा नहीं है कि हम रोते हुए उसको एक्सेप्ट करें, तो वो नहीं है, उसको खुशी खुशी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम किसी को ब्लेम भी नहीं करेंगे। हमें ये पता चल गया कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसकी मैं खुद ही क्रिएटर हूँ, मैं ही अपना ये लाइफ प्लान लिख कर आई हूँ, अपना सोल प्लान मेरा यही है, तो हम ब्लेम भी नहीं करते हैं। पहले मुझे यही रहता था कि मुझे ये नहीं मिल रहा तो इसकी वजह से हो रहा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, मुझे खुशी नहीं मिल रही है,
लेकिन मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को समझना शुरू किया कि मैं ही तो ये सब लिख कर आई हूँ अपना, तो फिर मैं किसको क्यों ब्लेम करूँ। तो मुझे लाइफ से मेरी कंप्लेंट्स कम हो गई धीरे धीरे। तो आपके परिवार में तो सभी ध्यानी होने लग गए और करते रहे। तो आपको बचपन में कुछ ऐसा इंटरेस्ट था जो आपकी कला, मैंने सुनी है कि आप निपुण थी किसी कलाओं में, तो आप उनके बारे में हमें बताएंगे? हाँ, मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा नीट थी। एक तो मैं इस चीज़ के लिए सब मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, मेरे स्कूल में भी, मेरे घर में भी, सभी बहुत सुंदर थी मेरी हैंडराइटिंग। और मुझे थोड़ा बहुत ड्राइंग का शौक़ था। जैसे अगर मेरे सामने कोई पेन है या पेपर है तो मैं उस पर कुछ भी बनाना शुरू कर देती हूँ अब भी। और वो मेरा ऐसे ही, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़े लेवल पे मैंने कभी कुछ किया नहीं। और अब मैं आजकल थोड़ा वही शौक़ शायद मेरा ध्यान से मेरा और उभर के आया है, तो मैं आजकल मंडला आर्ट कर रही हूँ, जिसका मुझे बहुत, उससे करने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो आपकी कला होती है, जो हम अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं, तो उसमें हमें कोई थकान भी नहीं होती है और एक इनर हैप्पीनेस मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मंडला आर्ट करने से क्या बेनिफिट लगे कि किस प्रकार आपको अच्छा लगा? हाँ, मैं आप बताऊं तो आपको कि मुझे, जैसे मेरी आई साइट भी वीक है, इवन पहले दूर की थी, अब तो जैसे एज के साथ हो जाता है थोड़ा सा पास की भी हो गई थी। लेकिन जब मैं वो करती हूँ तो मुझे कुछ स्ट्रेन ही नहीं पड़ता आँखों पर, और बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद मेरी और इम्प्रूवमेंट हो गया है, आई साइट भी मेरी अच्छी हो गई है उससे। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है करने के लिए। तो सब बल्कि यही कहते हैं कि अब तो तुम यही करती रहती हो। मैंने कहा हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, मुझे इसमें मेरी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई उससे। आप बिजी रहने लग गए। हाँ, और बहुत ही खाली खुशी, समय होता है, हाँ, उसमें आप बिजी रहने लग गए। हाँ, और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है मुझे उसको करके। ये भी मैंने सीखा, मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो करने लग गई थी अपने आप ही ऐसे ही, तो उनका देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी सिखा दो। तो एक दिन मैं उनके घर गई, बल्कि तो उन्होंने और मैंने साथ बैठकर एक बनाया, और उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। एक मेरी जो पूरी हिडन टैलेंट कहते हैं ना, वो एक निकल कर आ रहा है, वो आपको ध्यान के बाद आपके अंदर से वो चीज़ बाहर आ रही है। तो जैसे आप ध्यान करते रहिए, और ध्यान में हमारे प्रिंसिपल मतलब PSSM का प्रिंसिपल है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। हाँ। इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, इस पे तो ये है मैम कि अगर हम चाहें, हमारे अंदर इतनी पावर है हर एक के अंदर कि हम अपनी किसी भी बीमारी का समाधान खुद ही कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। हमें कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मैं उसमें मैं अपने आप को काफ़ी ब्लेस्ड बोलूँगी कि मुझे कोई डिज़ीज़ रही नहीं कभी। छोटी छोटी चीज़ें तो आती रहती हैं लाइफ में, तो उसके लिए कोई दवाई मैं कभी लेती नहीं हूँ। आप नहीं लेती? नहीं लेती हूँ, नहीं। पहले भी कोई ऐसी आदत नहीं थी लेने की दवाइयों से, मैं वैसे भी थोड़ा दूर ही रहती थी। तो मैंने तो यही देखा है कि अगर हम ध्यान करें तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, कोई हमें दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको ध्यान से और क्या लाभ हुए? ध्यान से मैं कहूँ तो मतलब मैंने छोटी छोटी चीज़ें बहुत सीखी हैं ध्यान से। जैसे मैं अंधविश्वास कहते हैं ना इसको, कि ब्लाइंड फेथ करते हैं, जो पुरानी धारणाओं के साथ चल रहे थे, उसका कोई लॉजिक पता नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि जैसे कहीं जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये सुना हुआ था कि ये अच्छा नहीं होता, रुक जाओ या अपना रास्ता बदल लो, ये चीज़ हो गई। या जैसे ये था शादी से पहले हमारा कि मम्मी कहती थी सैटरडे को सिर नहीं धोते, बाल नहीं धोते हैं, नेल्स नहीं काटने। तो ये सब एक दिमाग में बसा हुआ था यही चीज़, उसका एक्चुअल रीज़न नहीं पता कि क्यों करते हैं ऐसा, बस करते हैं। तो ये सब ध्यान में आने के बाद अपने आप ही सब कुछ ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ ये, कि माइंडसेट अपने आप ही चेंज हो जाता है। और जैसे ये था कि पूजा पाठ वगैरह जो मेरा चलता रहता था, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम से मेरा ध्यान में आते ही मैंने छोड़ दिया।
धीरे धीरे हर चीज़ स्लोली स्लोली जब ये अंडरस्टैंडिंग आई कि हमारे ही अंदर भगवान है, तो हमें क्यों मूर्ति पूजा किसी की करनी है, हम ही भगवान हैं, हमारे अंदर सबके अंदर एक जोत जली हुई है, उसके हमें दर्शन करने हैं, हमें कोई बाहर मंदिर में जाके जोत जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मूर्ति पूजा की ज़रूरत नहीं है। तो ये बदलाव आए, तो यही कि मेरे को जो वहम छोटे छोटे रहते थे ये सब ख़त्म हो गए धीरे धीरे, और पूजा पाठ और कि ध्यान ही अल्टीमेट है। पत्री जी मैडम कहते हैं कि पाठ पूजा भक्ति इसके बाद जो हमारी सीढ़ी है वो ध्यान की सीढ़ी है। तो आपने अपनी ध्यान की सीढ़ी पे अपने कदम रख लिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो क्या अभी भी आप कभी पाठ पूजा में बिलीव करती, वापस जाते? नहीं मैम, पाठ पूजा तो अब नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये मानती हूँ कि भगवान जो हैं वो सुप्रीम पावर है, लेकिन उनकी हमें कोई पाठ पूजा करने की, मूर्ति पूजा मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं अब अंदर से मैं जान चुकी हूँ इस चीज़ को कि ध्यान ही सब कुछ है। और ये सब चीज़ें जो क्लैरिटी थी, क्योंकि बार बार बोला जाता है कि किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए, पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए, पर जो कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी इस रास्ते पे होते हैं, वो इसको आसानी से नहीं छोड़ पाते। पर ध्यान में आने के बाद आप ऐसा मान रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि ध्यान में आने के बाद ये स्वयं छूटने शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमें छूट जाते हैं अपने आप के सभी काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम क्या आपको कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ ध्यान में, या कोई और मार्ग से आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए? जैसे मैंने बताया कि मुझे ऐसे ध्यान में तो कभी कुछ नहीं दिखता था, लेकिन मुझे ड्रीम्स बहुत आते थे। ड्रीम्स में मैंने ये देखना शुरू किया कि मुझे उसमें मैसेजेस मिलते थे। एक बार तो मतलब जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो पत्री सर को देखा भी नहीं था, कोई 15-20 दिन बाद ही सर मेरे सपने में आए और मैंने उनको देखा कि वो यंग एज में हैं, जैसे वो अब हैं ऐसे नहीं है, यंग एज में उनको देखा मैंने। फिर उसके बाद देखा एक बार पत्री सर सपने में कि वो मेरे एक टीचर हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हें कल ये लेसन पढ़ने के लिए बोला था, तुम पढ़कर आए हो? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा मेरे को ऐसे गुस्से में देखा और फिर बोले कि कल इसको पढ़ के आना। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे इससे मैंने ये मैसेज लिया कि मुझे स्वाध्याय भी करना है, ध्यान के साथ साथ हमें स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसके बाद फिर किताबें पढ़नी शुरू करी, एक एक करके थोड़ी थोड़ी, बहुत जितना मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और उसके ऊपर मैं अपना शेयरिंग भी करती हूँ। किताब जो भी मैं पढ़ती हूँ उसको विजडम शेयरिंग भी करते हैं। तो हमारा ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, तीनों चीज़ें हमारी एक साथ चलती हैं। एक्चुअली जो एक हमारा एक सोल का एक सिलेबस है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीनों लेसन, हाँ, और सबको करने ही चाहिए। मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी कि ये तीनों चीज़ें, ये हमारा एक आत्मा का सिलेबस है, ये सबको पूरा ही करना है, और जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है, ताकि हम और जल्दी अपने ट्रांसफॉर्म हो जाएं और जल्दी आत्मा को और जल्दी उजागर कर पाएं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसका एक सिलेबस देते हैं, इतने इतने आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यही एक हम जो आत्मा के रूप में हैं, तो हमारा भी यही है कि हमें ये 3 अपने सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें हमें पास होकर ही जाना है, नहीं तो फिर आना पड़ेगा हमें दोबारा से जन्म लेकर। तो आपने स्वाध्याय में आपको कौन सी पुस्तक बहुत अच्छी लगी? हाँ, स्वाध्याय में मैंने ये आपका ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद, ये बुक जब मैंने पढ़नी शुरू करी तो एक बार मैंने उसके 100 पेज पढ़ लिए, मुझे नहीं समझ में आई, मैंने रख दी। फिर मैंने दोबारा से, फिर जब मैं औरों का सुनती थी कि ये बहुत अच्छी किताब है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मैंने दोबारा फिर उसको निकाला, लेकिन वो मुझसे फिर नहीं, दोबारा में भी मेरे से नहीं पढ़ी गई। मैंने थोड़ा सा पढ़ के उसको फिर रख दिया। फिर मेरे को एक बार फिर हुआ कि नहीं, मुझे पढ़नी है। फिर जब मैंने तीसरी बार उसको पढ़ना शुरू किया
तब मेरे को वो एक एक चीज़ उसकी समझ आई और मुझे उससे कनेक्शन फ़ील हुआ। तो मैंने उसको एक बार पूरा पढ़ा, फिर दोबारा भी पढ़ी। तो ऐसे होता है कि किताबों जब हम बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो जब हमारा उससे कनेक्शन जब तक नहीं बनता हम उसको नहीं समझ सकते उस किताब को। तो इस तरह से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और ये यू कैन हील योर लाइफ, रोंडा बर्न की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, मैजिक, और ये रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये ऐसी किताबें हैं जो बिगनर्स को पढ़नी चाहिए, जिनको पढ़ के हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ये स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए किताबें बहुत अच्छी हैं। हमें इससे समझ और बढ़ती है कि एक जीवन कैसे जिया जाता है, एक मीनिंगफुल लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, वो सब इन किताबों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप तो किताबें पढ़ के आगे सज्जन सांगत्य भी शुरू कर दिया। हाँ, और आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं। पिरामिड ध्यान जगत में आप एडिटर हैं। हाँ। उस ग्रुप में आपने क्या सीखा, उसके बारे में भी बताइए। उसमें हमने सीखा कि एक मिलजुल कर कैसे काम करते हैं, एक टीम वर्क सीखा हमने उसमें, कि ऐसा नहीं है कि हम अकेले अकेले कुछ भी कर सकते हैं। जब एक सब मिलके सब अपनी अपनी ऊर्जा डालते हैं एक चीज़ में तो वो कैसे सक्सेसफुल होती है वो चीज़। ये हमने पिरामिड ध्यान जगत मैगज़ीन से सीखा, जो हम सब उसमें कर रहे हैं वो भी काम आया। वसंता मैडम ने मुझे बोला कि आपको भी इसमें काम करना है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आई एम सो लकी कि इतने बड़े बड़े मास्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं उस बुक के लिए एडिटिंग करती हूँ, ट्रांसलेशन का वर्क मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है और सब हम मिलकर काम करते हैं। और जब हमें उस मैगज़ीन की जिस दिन हमें पैकिंग करनी होती है वो तो और भी हमारे लिए एक ट्रीट हो जाती है कि सब मिलकर उस दिन हम बैठकर करते हैं, वो सारा काम अपने हाथ से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सुंदर खाना भी खाते हैं, बहुत अच्छा। बुद्धा फूड्स भी हमें वसंता मैडम का मिलता है उस दिन खाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा एक परिवार लगता है कि हम सब एक ही फैमिली हैं। बिल्कुल। तो आपने जब ये पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन में काम करना शुरू किया तो जो आपकी थोड़ी सी पहले बचपन की एक आदत थी कुछ लिखने की, हाँ, जैसे हल्का सा आपको लगा जैसे आपकी ड्राइंग उभर के आ गई, हाँ जी, तो ऐसे ही आपकी राइटिंग भी हाँ, मतलब कि लेखन में भी आपने आगे हाँ, कुछ और आगे प्रोग्रेस करी। हाँ, उसके लिए भी एक बार एक मुझे हिंदी में लिखने के लिए वसंता मैम ने एक बुक मतलब एक बुक थी उसको लिखना था मेरे को, तो वो मैंने उसको पूरा लिखा बैठकर। तो उन्होंने भी मेरे को देख के बोला कि इतनी सुंदर तुम्हारी हिंदी की राइटिंग है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी हिंदी और ज़्यादा सीखूं। तो वो मैंने एक उस पर एक किताब मतलब एक कॉपी में मैंने लिख कर दिया था, कुछ काफ़ी सारा मैटर था। तो हम आपसे एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि जब हम कोई बुक पढ़ लेते हैं, हाँ, और फिर उसको हम लिखते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट, हाँ, हमारे अंदर कैसे होता है वो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब हम पढ़ते हैं और उसको हम लिखते हैं तो उसकी जो एक एक चीज़ है जो हम कई बार पढ़कर हम याद नहीं रख पाते हैं, लिखने से वो हमारी एक मेमोरी में फीड हो जाती है वो चीज़ और हमें याद रहती है हमेशा के लिए। लिखा हुआ जो हमारा होता है वो हमें हमेशा याद रहता है, लिखने से ये फ़ायदा होता है। जैसे मैंने ये बुक पढ़ी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इसकी मैंने समरी लिखी, इसका पीडीजे में आर्टिकल भी आया था मेरा लिखा हुआ। तो लिखने से हमें बहुत जल्दी सब कुछ हम उसको याद कर सकते हैं। तो आप उसको अपने जीवन में भी कभी अनुभव करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी कुछ उसमें लिखा है वो अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ उसको, और आपको उसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, बहुत। तो आपका कहना है कि स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम उसको अपने हाथों द्वारा, हाँ, उसका लेखन भी करें तो और ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल, उससे हम औरों का भी फ़ायदा करते हैं, और अपना तो करते ही करते हैं, क्योंकि लिखने से वो हमारे माइंड में एक तरह से फीड हो जाता है। कोई भी चीज़ हम अपने हाथ से लिखते हैं उसको, चाहे हम एक बुक पढ़ के उसकी सारा तो नहीं लिखेंगे
जो मेन चीज़ें लिख समरी लिखते हैं, तो वो सब कुछ हम बहुत अच्छे से अपने माइंड में फीड कर सकते हैं, अपने हाथ से लिखा हुआ। ये फ़ायदा होता है लिखने का। तो ये आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप पीडीजे में साथ कर रहे हैं, तो एक और आपको ग्रुप कॉन्शियसनेस में काम करने का फायदा मिला। बिल्कुल, जैसे ग्रुप आपके अपने परिवार के अंदर आपको मिला, और दूसरा ये परिवार एक और मिल गया जिसमें आप ग्रुप में बैठकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके जीवन में सेवा का भाव कब शुरू? सेवा का भाव मैं बोलूँ तो ये अभी कोई 2 साल से ज़्यादा शुरू हुआ है, जब से ये कोरोना आया। तो मैं तो थैंक्स करती हूँ कि इसके बाद ही एक्चुअल में लाइफ एकदम चेंज हो गई। उसके बाद से ही ये सेवा का काम शुरू हुआ। जो हमारा ये सफदरजंग का परिनिर्वाणा पिरामिड है, यहाँ पर हम लोग, अब नए लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जो पीएमसी हिंदी देखते हैं वो यहाँ पर आते हैं कि एक बार पिरामिड का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम जाएंगे। तो सुबह शाम दोनों टाइम लोग आते हैं और हम जाकर उनको ध्यान सिखा रहे हैं। तो इतनी खुशी मिलती है अंदर से जब नए लोग आते हैं और उनको हम सिखाते हैं, और वो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको एक बहुत ही एक अंदर से इतनी आनंद की अनुभूति होती है यहाँ आकर कि पिरामिड पहली बार देखते हैं, कि वो हम पिरामिड के अंदर आकर ध्यान, जो हम एक टीवी में, एक फ़ोन में हम एक चीज़ देख रहे हैं, वो हम लाइव देख रहे हैं यहाँ आकर। तो उनकी खुशी होती है तो हमें और ज़्यादा खुशी मिलती है। एक्चुअल में वही है कि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, तभी हम अपने लिए कुछ अच्छा, अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। किसी सेवा आपकी समझ बढ़ जाती है जब हम दूसरा, कोई हमारे से कोई प्रश्न करता है, तो आपके अंदर से जब उनके आंसर्स निकलते हैं जी। तो क्या कभी आपने ऐसा भी फील किया है कि आपने किसी को आंसर दिया किसी क्वेश्चन का, बाद में आपको लगा कि ये तो आंसर मेरे लिए ही था? ऐसे कभी हुआ क्या? ऐसा भी होता है, कई बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है। जो लोग अपने आकर प्रश्न पूछते हैं और फिर हम उनका आंसर करते हैं, तो उससे हमारी समझ तो बढ़ती ही है। जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी को एक गुलाब का फूल देते हैं तो खुशबू आपके हाथ में भी रह ही जाती है। तो वही है, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए हमें हमेशा। तो आपकी इस यात्रा में आपने जैसे बहुत से पति जी के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर भी आप जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और कैसा फील करते हैं? जाना चाहिए या सिर्फ अपने आप एंटरटेनमेंट के लिए जाती हैं, या वहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी आप कुछ करें? यस मैम, ये जो हमारे इवेंट्स होते हैं पत्री सर के, यहाँ पर हर किसी को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हम एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं। अपने घर में तो हम ध्यान कर ही रहे हैं, वो तो अच्छा है ही, लेकिन जब भी कुछ ऐसा मौका आता है हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम इतने बड़े बड़े मास्टर्स से मिलते हैं, तो उनकी भी ऊर्जा लेकर के हम वापस आते हैं। तो इससे हमारी और ज़्यादा ग्रोथ होती है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, ये भी वो एक सज्जन सांगत्य ही है कि कुछ भी हो रहा है तो हमें वो मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, कहीं भी कुछ भी है तो हम कोशिश करें कि हम वहाँ ज़रूर जाएं और वहाँ से कुछ नया लेकर आएं और फिर आगे लोगों को बताएं। मैम, जैसे आप अभी बताया कि आप पिरामिड में जाकर ध्यान सिखाती हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी सुनती हैं, तो आपने भी पिरामिड ऊर्जा को अनुभव किया और लोगों के अनुभव भी हुए, हमें ये भी बताइए। पिरामिड ध्यान में 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं बैठ के, तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगता है, हमें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। पूर्णिमा ध्यान भी मैं करती हूँ। हम 2-2.5 घंटे, पूरी रात अगर नहीं भी किया तो 2 घंटे ध्यान करने में ही इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि हम एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। पूर्णिमा ध्यान सबको ज़रूर करना चाहिए, और जो भी हमारे सेंटर पर लोग आते हैं वो भी उसको पिरामिड में बैठ के एक अलग ही एनर्जी को फील करते हैं। तो ये होती है एक पिरामिड की ताकत जो हम ध्यान में अनुभव कर सकते हैं।
और सबको ही ये ज़रूर इसका लाभ उठाना चाहिए। पूर्णिमा ध्यान सबको ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमने पूर्णिमा ध्यान नाइट में कर लिया, हाँ, तो अगर हम आगे कभी महीने में छुट्टी भी हो जाती है हमारे ध्यान की, तो भी हमारी ऊर्जा बनी रहती है। क्या ये सच है? बिल्कुल, जैसे एक स्टोर हाउस होता है ना, कि हम पूर्णिमा ध्यान करके उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और वो हमारे आगे काम आती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि हर महीने जो पूर्णिमा आती है वो हमें ये याद दिलाने के लिए आती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। और पिरामिड मिल जाए तो उसका तो फिर कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा कि पूर्णिमा ध्यान और पिरामिड में ध्यान और संगीत के साथ ध्यान, तीनों चीज़ें अगर मिल जाएं तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये सभी को ज़रूर इसका अनुभव करना ही चाहिए अपनी लाइफ में। ये ध्यान बहुत ज़रूरी है। मैडम, आप हर कार्य में जो PSSM के जितने प्रिंसिपल्स हैं उसमें धीरे 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 समझ पा रही हैं और आगे बढ़ पा रही हैं। बिल्कुल। तो ध्यान में आने से पहले, जैसे आपने बोला कि आप बच्चों के साथ बहुत इंटरफियर करती थी उनके लाइफ में, परंतु बाद में वो इंटरफियरेंस अपने कम कर दी, बट इसका इम्पैक्ट क्या आपके बच्चों के ऊपर देखा आपने? वो ध्यान करते हैं या नहीं करते, बट इसका असर उनके ऊपर था? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम इंटरफेरेंस करना बंद कर देते हैं तो बच्चे भी खुश रहते हैं हमसे। वो भी ये देखते हैं कि हाँ, मम्मी के अंदर चेंज आ रहा है। अगर छोटी छोटी बातों पे टोका टाकी करेंगे, कोई हमारे साथ करता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे भी अपने आप में बहुत खुश रहते हैं और वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरा बेटा नहीं करता, लेकिन वो मुझसे बहुत खुश रहता है। वो कहता है मम्मी आप बहुत अच्छे हो। तो ये मैंने देखा कि हम जब अपने इंटरफेरेंस कम कर देते हैं किसी की भी लाइफ में, इवन बच्चे हैं या हस्बैंड हैं, कोई भी है आपकी फैमिली में, हमें किसी की भी लाइफ में कुछ भी दखल देने का कोई हक नहीं है। और जजमेंट भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं हर एक के लिए। मैंने ये चीज़ देखी कि कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन दूसरे को जज एकदम से कर देते हैं। तो मैंने वो चीज़ भी बहुत कम कर दी। उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि सब घर का माहौल हमारा बहुत अच्छा हो गया, कि सब अपना अपना खुशी खुशी सब अपने काम करते रहते हैं। और मुझे बहुत सपोर्ट है मेरे हस्बैंड की भी। वो नहीं करते लेकिन मुझे कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। जो भी सेवा का काम है या कुछ भी है, कभी कोई मनाही नहीं है किसी भी काम के लिए। आपकी सास बहुत बीमार भी हुई जी। सेवा भाव तो आप में है ही। हाँ। और आप को उनके जो बिल्कुल साथ रहने का आपने एक्सपीरियंस लिया, यस। उससे आपने क्या लेसन लिया? यस। मेरी जो सास थी वो भी एक बहुत अच्छी स्त्री थी, बहुत प्यार करती थी हम लोगों को और बहुत काम करती थी, बहुत एक्टिव थी। लेकिन जैसे हमने देखा कि एक इंसान कैसे ढलता चला जाता है, एक एक दिन हमने देखा है उनका, क्योंकि हमेशा उनके साथ रहे हैं। तो कैसी थी वो और कैसे वो डाउन होती चली गई। जब हम उनकी सेवा करते थे तो ये ध्यान की ही ताकत थी कि हम इतना अच्छे से सब कुछ कर पाए। और वो हमेशा ऐसे हाथ जोड़कर कई बार माफ़ी भी मांगती थी। तो हम कहते थे कि नहीं आप ऐसे मत करो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो सब जो प्रभु है वो करवा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो डाउन होती चली गई। और जिस दिन उनकी डेथ हुई, मैं उनके उस रात उनके बराबर में मैं ही सो रही थी। तो मैंने एक डेथ को मतलब इतने करीब से देख लिया कि जो एक फ़ियर था एक डेथ का, वो भी मेरा निकल गया इससे। कि पहले बहुत मतलब एक डर होता था मन में कि ये मृत्यु क्या होती है, उसके नाम से भी हम बात भी करना होता है कि परिवार में कि इसके बारे में बात भी मत करो। लेकिन ये चीज़ ये भी हमने देख ली कि डेथ तो होनी ही है, जो आया है उसको जाना ही है। तो वो भी एक डर निकल गया मन से कि मृत्यु भी एक सेलिब्रेशन ही है।
और उनके अब तो फादर इन लॉ भी नहीं है, मदर इन लॉ के 5 महीने बाद ही वो भी कोविड में चले गए थे। तो उन दोनों के जाने के बाद हमारा जो ध्यान में हमारा सेवा का भाव है वो हमारा और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले उनकी थोड़ी हमें जिम्मेदारियां रहती थी, दोनों बड़ी उम्र के थे तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता था। तो वो चीज़ भी अब नहीं है। अब हम दोनों, अब मैं और मेरी जेठानी हैं, तो हम जहाँ भी होता है हम दोनों आपस में एडजस्ट करके कर लेते हैं कि कहीं भी जाना है तो एक बार मैं चले गए तो घर का भी काम देखना होता है, तो एक घर पर है तो एक बाहर का काम कर लेते हैं, दोनों भी एक साथ चले जाते हैं। अब ऐसी कोई नहीं, हमें कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मतलब मैंने जो और एक चीज़ अब ध्यान में सीख ली, जो मुझे ध्यान से पहले लगता था कि जॉइंट फैमिली है, अपने लिए टाइम नहीं है, थोड़ा प्राइवेसी नहीं है या फ्रीडम नहीं है, तो वो मुझे समझ में आया कि ये सब हमारा ग्रुप कर्मा है जिसको कि हम बैलेंस करने के लिए आए हैं, और हम बहुत ही हंसी खुशी ये सब कर रहे हैं। उनके बाद भी हम अब और ज़्यादा एक दूसरे को और ज़्यादा समझने लगे हैं, और भी अच्छी तरह से हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे कि हाँ, मेरा परिवार बहुत हंसी खुशी से ये लोग अपना सब काम कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रुप कॉन्शियसनेस है, ग्रुप कर्मा है, सब हम एक साथ एक परिवार में रह रहे हैं और सब अपने काम आराम से निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सब पूरा कर रहे हैं। ये सब ध्यान की ही वजह से है। मैं तो यही कहूँगी कि हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें पत्री सर जैसे गुरु मिले और ये ध्यान हमारे जीवन में आया। जो एक मेरा मिथ था कि बचपन में ध्यान नहीं करते, मतलब बड़ी उम्र में ध्यान करते हैं, तो अब तो लगता है कि बचपन से ही ध्यान आ जाना चाहिए जीवन में, जिससे हम और जल्दी अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें। तो क्योंकि आपने दोनों पड़ाव साथ साथ देख लिए। हाँ, बचपन का आप समझ रहे थे कि पाठ पूजा, हाँ, और अभी ध्यान की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। पर एक पड़ाव ऐसा भी देखा कि अपने सास ससुर को देखा जब वो बूढ़े हैं, तो वो कितना ध्यान कर पाते थे? फादर इन लॉ नहीं करते थे बिल्कुल भी। हाँ, सास हमारी करती थी, वो ध्यान में वो भी आ गई थी, क्योंकि वो तो पहले आई थी, हमें वही लेकर आई थी। तो हम तो उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं कि वो हमें ध्यान में लेकर आई। वो ध्यान करती थी, वो हर जगह आती जाती थी हमारे साथ, जो भी इवेंट्स होते थे, क्लासेस होती थी, वो साथ में जाती थी हमारे। लेकिन हमारे फादर इन लॉ ने भी कभी हमें ऐसे मना नहीं किया, वो नहीं करते थे लेकिन उन्होंने हमें नहीं मना किया, उनकी सपोर्ट रहती थी। एक तो और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब एक स्त्री ध्यानी हो जाती है, परिवार में स्त्रियां ध्यानी हो गई, बिल्कुल, तो उसका भोजन के ऊपर क्या असर होता है? यस, एक्चुअली क्या है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम जो हमारी अवेयरनेस है, हमारा पूरा ध्यान है, वो खाना बनाने में ही होना चाहिए। अगर हम उस टाइम कुछ और सोच रहे हैं, कोई हमारे दिमाग में कोई और बात चल रही है, तो उसका सारा असर वो ही एनर्जीज़ हम खाने में डाल देते हैं। जिस मूड के साथ, जिस विचारों के साथ हम खाना बनाते हैं, वो ही उसमें जाता है। तो एक ध्यानी होने की वजह से हमें अवेयरनेस है कि हाँ, हमें जिस टाइम हम कुछ भी चीज़, कोई भी काम कर रहे हैं, उस टाइम हमारी पूरी ऊर्जा उसी में होनी चाहिए। तो एक खाना बनाने का भी अपना एक अलग ही विज्ञान है। तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप डिस्टर्ब हैं माइंड से, हाँ, किसी भी कारण से, हाँ, हाँ, हो जाता है, हाँ, और आपने खाना बनाया, उस दिन खाने का टेस्ट और जब आप पूरी तरह से उसमें रम के खाना बनाते हैं, दोनों में फ़र्क है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कुछ ऐसा है तो आप हमें बताइए। नहीं, होता है। मैं वही आपको अभी जैसे मैंने बताया कि कभी अगर मूड ख़राब है या कुछ गुस्सा आ रहा है, गुस्से में खाना बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट ही नहीं होता। इवन जो खाने वाला है उसका भी मूड चेंज, उसका भी वही एनर्जीज जाती हैं खाने में। और खाना बनाते हुए भी और खाते हुए भी हमारा पूरा ध्यान खाने पर ही होना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, सबको, कि जिस टाइम खाना खा रहे हैं उस टाइम कुछ और नहीं,
सिर्फ खाने की तरफ ध्यान दीजिए। और एक ग्रेटिट्यूड, मैंने ध्यान में आकर ग्रेटिट्यूड बहुत सीखा है कि थैंक यू तो हमारे जीवन में इतना काम करता है कि हम एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं तो बहुत हमारी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। ये मैंने ग्रेटिट्यूड भी बहुत सीखा ध्यान में। मैंने आपका बहुत बार सुना है कि ग्रेटिट्यूड के ऊपर आपने क्लासेस भी ली हैं। ठीक है, तो अपना अनुभव थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें कि ग्रेटिट्यूड से क्या बेनिफिट होता है, ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जब हम मतलब अपनी कोई भी हमारी लाइफ में हमारे सामने से कोई भी सिचुएशन आ रही है, उसको अगर हम फील गुड करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है कि या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें उस सिचुएशन को, या फिर उसको हम चेंज कर दें। दो ही बातें हैं, है ना। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए हमें, नहीं तो हम परेशान होते रहेंगे। और एक्सेप्ट कैसे करना है, हमें उसको थैंक यू करके, फील गुड करके। हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, कि हम कैसा फील कर रहे हैं। जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अभी जैसे हाँ ये है कि एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ये परिवर्तन आया कि जो पहले किसी बात पे गुस्सा आ गया, किसी के लिए भी आ गया, तो उसको लंबा चलता रहता था। लेकिन अब अभी गुस्सा किया और अभी 5 मिनट बाद ख़त्म, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, भूल जाना उसको। तो ये ध्यान से ही आया ये चीज़ भी। ये पत्री जी बोलते हैं ना, हाँ, कि आप फॉरगेट कर दो। फॉरगेट, हाँ, फॉरगिव, फॉरगिव के साथ फॉरगेट भी कर दो, खत्म कर दो। जैसे उस कहानी को कंटिन्यू नहीं रखना है, तो वो अब रहता ही नहीं है। 5 मिनट या 10 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल ऐसे हो जाता है। गुस्सा ऐसा नहीं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशंस तो होते ही हैं, गुस्सा आता ही है, घर में रह के, घर गृहस्थी में रह के, बच्चों पर भी आता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वही चीज़ हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं करना। जैसे कि हमारी पुरानी कहावत है ना कि रात गई और बात गई, बिल्कुल वही है कि उसको रखना नहीं है अपने मन में, नहीं तो फिर हम नहीं रह सकते खुशी से। किसी के साथ भी कुछ होता है, तो परिस्थिति कोई भी आई हो, कुछ भी हो, तो हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें कैसे? कोई इतनी आसानी से, ये आसान काम तो नहीं है। हाँ, क्योंकि जो चीज़ हमारी फेवर की नहीं है, हाँ, हम उसको ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते? क्योंकि कोई भी जब आता है हमारी लाइफ में, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना है। कोई हमें डिजीज़ भी आई है तो उससे भी कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है हमें, इसलिए हमें थैंक यू इसलिए करना चाहिए कि ये मेरे को कुछ सिखाने के लिए आई है ये चीज़। हमें उससे परेशान होने की बजाय अगर हम उसको ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मुझे इससे क्या सीखना है, इस परिस्थिति से, क्योंकि हम सीखते ही विपरीत परिस्थितियों से ही हम सीखते हैं। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो हम कुछ ले नहीं पाएंगे लेसन अपनी लाइफ में। जब तक कि दुख नहीं आता हम नहीं सीख पाते कुछ भी अच्छी चीज़। दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल, जैसे दुख आएगा तो सुख का अनुभव होगा। रात दिन धूप छाँव सब एक साथ ही है। कभी एक चीज़ तो हमें, हर चीज़ के दो ही पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर एक चीज़ में एक तो कहीं भी नहीं होता, तो दुख और सुख सब साथ साथ ही हैं। ग्रेटिट्यूड इसीलिए कि हमें इससे कुछ सीखने के लिए मिला, ये चीज़ मेरी लाइफ में आ रही है तो मैं इससे कुछ सीख रही हूँ, इसलिए इसका भी धन्यवाद। मैम, जैसे आपने बताया कि आपके बेटे और आपके हस्बैंड ध्यान में नहीं है बट आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपकी बेटी का आपके ध्यान से क्या इम्पैक्ट रहा, उसके जीवन में क्या असर हुआ इसका? मेरी बेटी का मैं बताऊं तो वो भी बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए जैसे मेरी ही परछाई है। जैसे मैं हूँ अपनी लाइफ में कि डिसिप्लिन्ड और हर चीज़ को एक टाइम पे करना, वही गुण उसके अंदर आए हैं बिल्कुल सेम। तो पहले वो भी नहीं करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, ऐसे रेगुलर नहीं थी वो ध्यान में। तो एक बार जब ये कोई 3 या 4 साल पहले जब ऋषिकेश का महायोग ध्यान कुंभ हुआ था, तब हम सब गए थे, मैं उसको भी लेकर गई थी। तो वहाँ से लौटने के बाद
उसने ध्यान शुरू किया करना, और उसकी भी मैंने देखा है कि अब वो काफ़ी, उसकी भी लाइफ में चेंज आया है उसके नेचर में, और वो भी अपने सब काम बहुत अच्छे से कर लेती है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे बच्चे के अंदर एक उसका नेचर आ जाता है और मेरे को समझना, तो ध्यान उसका ऐसे शुरू हुआ। अब वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें पीडीजे मैगज़ीन के लिए भी वो कुछ थोड़ा हेल्प कर रही है, उसमें भी उसके लिए काम करती है। तो ऐसे उसकी ध्यान यात्रा ऐसे शुरू हुई थी। पहले तो वो भी नहीं थी ध्यान में। तो अभी वो रेगुलर ध्यान करती है? हाँ, अब वो रेगुलर ध्यान करती है, बिल्कुल। बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और जैसे बिल्कुल कहना मानती है, बिल्कुल मेरा बहुत। तो हमने देखा है कि लेह लद्दाख में वो हमारे साथ गई थी। अच्छा। लेह लद्दाख के ट्रिप हाँ, में वो हमारे साथ थी, आप नहीं थे। वो अपने ताया ताई के साथ, हाँ जी, उनके साथ गई हाँ, थी। तो ये भी एक बहुत, आपके परिवार में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल, कि आप दोनों, चाहे वो लड़के हैं या आप लोग हो जी, दोनों के बच्चों के साथ इक्वल समझते हो और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो। यस मैम, यही फ़ायदा है संयुक्त परिवार में रहने का, कि हम ऐसा ना सोचें कि हमारी ही फैमिली है बस। सब एक दूसरे को समझना आ जाता है जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये नहीं कि मैं और मेरे बच्चे, सिर्फ सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं एक्चुअली। तो जॉइंट ऑल आर वन। जॉइंट फैमिली में रहने का एक बहुत बड़ा ये भी एक फायदा है कि किस प्रकार हम कहते हैं कि सिर्फ अपने ही बच्चों को प्यार करते हैं, दूसरे का बच्चा नहीं है, हाँ, उससे हम उतना बिहेव नहीं करते। पर जॉइंट में रहने के बाद आप ये भी चीज सीख लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत। हर चीज का अपना अलग बेनिफिट है। बिल्कुल, आपने ये चीज भी अपने जीवन में ये चीज भी सीख ली। यस, मतलब आपकी आत्मा ने इस चीज को भी अगला अपना पड़ाव और पार कर लिया, यस, कि कैसे मैं और मेरा से उठकर हम आगे भी जा सकते हैं। हम और हमारा। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये मेरी लाइफ की ये जर्नी रही है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा परिवार मिला। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले, बच्चे बड़े सब, हम सब बहुत खुशी से मिलकर रहते हैं एक परिवार में, और अपना ध्यान का आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी ध्यान की यात्रा। बहुत कुछ सीख लिया और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वो तो यात्रा में हम सीखते रहेंगे जब तक हमारे श्वास है। अनंत यात्रा है हमारी को श्वास नहीं है तो आगे जाके करेंगे। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों के लिए अपना आखिरी मैसेज दीजिए कि आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। मैं अपने दर्शकों को सबको यही कहना चाहूँगी कि हम सब कोई अलग नहीं हैं, सब एक ही हैं। ये हाथ है, जैसे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन नीचे से सब एक ही होता है। एक पेड़ है और उसकी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन नीचे से हम सब एक ही हैं, सब जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर अपनी आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ध्यान की यात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से ध्यान करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी। रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी में आने के लिए। दर्शकों, हमने रुचि जी की आत्मा की यात्रा से बहुत कुछ सीखा। अगली आत्मा की यात्रा की कड़ी में आपके लिए हम एक खास मेहमान को पुनः लेके आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं।